जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोइज़ अशफाक है और आज एक बहुत ही बम्पर किस्म व्यूअर्स और बहुत सारे लोग बहुत अरसे से प्योर पिजन्स बी क्लब के पीछे का जो चेहरा है उसको ढूंढते फिर रहे हैं। और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अली नकी जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दी हैं इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, हमें भी अंधेरे से निकाल के रोशनी। लेकिन इसको मैं लंबा नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा इसका जो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझता हूँ कि प्योर पिजन्स क्लब के थ्रू लोगों को समझ में आया कि स्टैंडर्ड और उस स्टैंडर्ड ब्रीड्स को फॉलो करने का जो एक शौक पड़ा लोगों को, वही मैंने अपने चैनल के ऊपर कोशिश की कि उसको मैं मज़ीद तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। अली नकी वो वाहिद इंसान हैं इसके पीछे जिन्होंने ये सोच को आगे लेकर आए और हम सबको जो है इससे इंट्रोडक्शन भी कराया इन्होंने ही, और उसके अलावा दुनिया की जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में हमें जो है थोड़ी सी आगाही दी इन्होंने, और हमने कोशिश किया उसको सीखने का और फर्दर उसी को ही मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है। तो अली साहब जो हैं वो मैं आप सब दोस्तों को उनसे मिलवाना चाहता हूँ। आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है, मैं इसकी भी वजह आपसे जानूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अली भाई आपसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोइज़ भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जो ब्लॉग करने की मैंने बात की वो मैंने सिर्फ इसलिए की कि मैं अपनी वो बैकग्राउंड स्टोरी जो है थोड़ी सी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं इनिशियली। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वो स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी कि मैंने ये इन्फ्लुएंस कहाँ से उठाया है और ये असल में चीज़ कहाँ से आई। तो दोस्तों छोटी सी बात बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ये कि MU बिजनेस क्लब फेसबुक ग्रुप स्टार्ट हुआ था। अली साहब ने उसको फॉलो करना शुरू किया। मैं स्टार्ट में वही जो फेक ब्रीड्स जिसमें टेडी और ये इनके बारे में एक सेपरेट में इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा था, जिस पर मेरी अच्छी खासी जो है एक आर्ग्यूमेंट भी हुई अली भाई से, जैसे हर नए बंदे की होती है। और उस पर मैंने इनको अपने ग्रुप से ब्लॉक भी किया। लेकिन उसके बाद फ़र्क ये रहा बाकियों में और मुझ में कि मैंने फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश की उसको कि यार असल में ये पीछे स्टोरी क्या है, अली किस चीज़ की तरफ जो है बार बार निशानदेही कर रहे हैं। तो वो चीज़ जब एक्सपोज हुई, क्लैरिफाई हुई, तो मैं खुद आया और ये रिगार्ड्स मैं इनको इस पूरी सीरीज से पहले दे देना चाहता हूँ। फिर अली भाई से मैं बात करना चाहता हूँ। तो अली भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि ये सब चीज़ें एक ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को इसका ना तो कॉन्सेप्ट है, ना समझ है, ना कोई मतलब आउट ऑफ द वे जाके सोचता है कभी, ये आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैं बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से बताना चाहूँगा क्योंकि बिगनिंग से ही जब हम लोग शो कर रहे थे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे भाई लोगों को पहले शौक था, उनसे ही मुझे ये शौक पैदा हुआ बर्ड्स का। तो उस टाइम पे ही मेरी सोच इस तरह से थी कि मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करता था, तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। कभी रेसर्स जो से टुकड़ी वाले बर्ड हैं उनमें से रेसर्स ले आने, कभी मतलब टम्बलर ढूँढने, मतलब डिफरेंट नेचर के बर्ड्स उनसे लाकर घर में रखने, उन्हें ट्राई करना। तो इवेंचुअली मुझे स्कूल डेज़ में ही यहाँ पे रशियन ऑर्लिक्स के 2 बर्ड मिले थे लोकल गलती से, और ढूँढे मैंने वही जो उस्तादों की बताई हुई कहानियाँ होती हैं कि जी पर इस तरह के होने चाहिए, आँखें इस तरह की होनी चाहिए, ये वो सभी प्रकार बना सकते, वो देखा-देखी फिर वो मैं ले आया, उनसे तजुर्बा किया, शौक अच्छा हो गया। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी थी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, या जो सेंस थी, ये उस टाइम से थी। लेकिन उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि उस टाइम यानी पाकिस्तान में आईटी टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी। फिर 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक यूज़ किया। विद इन फर्स्ट 2 ईयर्स मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे फेसबुक पे कुछ लोगों ने बर्ड्स के पेजेस भी और आईडीज़ भी बनाए हुए हैं। तो 2010 में मैंने अपना आईडी बनाया। उस टाइम तक वो जो 2 साल थे उनमें मैं इतना एक्सप्लोर कर चुका था डिफरेंट ब्रीड्स को कि मैं लोगों से स्टार्ट कर सकता था डिस्कशन कि आया ये कौन-कौन सी ब्रीड्स दुनिया में ऑलरेडी पहले से पाई जाती हैं, जिनमें मैंने उस टाइम पर टिपलर्स, इरानियन ब्रीड्स और हाइप्लर्स, इनकी इन्फॉर्मेशन उस टाइम तक ले ली हुई थी 2010 तक। तो जब मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू की, तो फिर आपको पता है जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि लोग जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपको, और इसके अलावा लोग आपके साथ जो डिस्कशन है उसमें आर्गुमेंट्स में चले जाते हैं, बजाय इसके कि फैक्ट को एक्नॉलेज करें। तो इस तरह से सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिर 2010 से ऑनवर्ड 2020 आज 10 साल हो चले हैं। तो जितना भी मैक्सिमम एक्सप्लोर किया, यही कोशिश की है कि खुद भी सीखूं और अपने साथ जो है
बाकी कम्युनिटी के साथ भी अपनी इंफॉर्मेशन या रिसर्च बेस्ड जो है वो शेयर करूँ ताकि लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। अली भाई, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं असल में पूरी उन लोगों को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, वो व्यूअर्स जो काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि अक्सर आपके प्लेटफॉर्म से मेरी तरफ आते हैं या फिर और जगहों से घूमते फिरते आ रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, ये कोई ख़ास मकसद लेके किसी के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये एक एक आम जो नहीं है, ये नहीं मेरे ये मुझ पे भी आती हैं ये चीज़ें, तो मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि जैसे आपने स्टार्ट किया बाइकआउट शादी शागिर्दी, उसके पीछे मेन मोटिव मुझे तो पता है क्या था, तो मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को जरा क्लियर कर दें कि क्या था, ताकि जो भी कोई नेगेटिविटी है वो पहले क्लियर हो जाए और हम सही मैसेज पहुंचा सकें इस वीडियो में। बिल्कुल। असल में हुआ ये था कि 2010 से मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। तो पहले जो 2 साल थे 2011 के एंड तक, उस टाइम तक यूएई टिप्पर क्लब्स और इस तरह के जो बड़े चैनल्स थे, इन लोगों का मैंने ये काफ़ी नोटिस किया था कि ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स में पिक्चर्स एडिट करके लो क्वालिटी वर्ड्स दिखाते थे। ठीक है, तो मेरा पर्पस उस टाइम पे ये था कि मैं लोगों को अच्छी क्वालिटी के वर्ड्स जो लोगों के पास है उनको पोर्ट्रे करूँ ताकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के वर्ड्स का रुझान बढ़े। फिर उसके बाद जो है मैं डिफरेंट लोगों के ब्लॉग्स पे गया, उनके वर्ड्स की अच्छी क्वालिटी के जो वर्ड्स थे उनकी पिक्चर्स को डिस्प्ले किया अवाम के साथ। अब 2015 में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरी फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ चुकी है, 5000 से ऊपर जो है लोग थे, तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि अब ये बेस्ट टाइम है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर जो अवाम को रियलिटी बताई जाए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के वर्ड्स तो लोगों को समझ आ गए कि अगर वो सो कॉल्ड फेरोजपुरी कॉन्सेप्ट जो उनको दिया जाता है आंखों और रंगों में, तो उसमें हल्की क्वालिटी के बजाय वो अगर उन्हें तो किस स्ट्रक्चर के वर्ड हों, किस क्वालिटी के वर्ड हों जिनको देख के कह सके कि हाँ भाई ये प्योर क्लास है, या ये वो क्लास है जिसकी वजह से फिरोजपुर मशहूर है या रामपुर मशहूर है। उनकी अवेयरनेस तब तक प्री स्टैब्लिश हो चुकी थी सोसाइटी। तो मैंने फिर कॉन्सेप्ट्स जो थे, जैसे उस्तादों के यहाँ पे बेतहाशा कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं कि आंखों के, फरों के, रंगों के, नाखूनों के, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड तरह तरह की एग्जम्पटिव नैरेटिव्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं। तो उनके ऊपर जब मैंने क्वेश्चन उठाया, मेरा सबसे पहला आर्गूमेंट जो हुआ था इनसे हुआ था नदीम सारिक साहब से। वो हालांकि बहुत अच्छे मेरे साथ उनकी डिस्कशन भी रही है, लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाया तो आपको पता फिर लोग ज़्यादा थोड़े तल्ख से हो जाते हैं, तो फिर डिस्कशंस डिबेट्स में बदली। तो वो पॉइंट था जब मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की कि ये जो साजिश के सिस्टम है ना, इसमें लोगों को जिस तरह से हरास किया जाता है, एक साइकिल बनाया जाता है जिसमें वो लोगों को पहले पुअर क्वालिटी बर्ड्स प्योर कह के बेचे जाते हैं, फिर कहा जाता है कि इनको क्रॉस करो, क्रॉस से उड़ी, तो फिर कहा जाता है कि जी आप ये नुस्खा मेडिसिन हमसे ले जो इससे उड़ाओ, नुस्खा मेडिसिन ना लगे तो फिर एंड पे अपनी उस्तादी बेची जाती है और कहा जाता है कि जी हमें उस्ताद करो और ये वो हम आकर उड़ाएंगे। तो इस साइकिल से अवाम को बाहर निकालने के लिए और उनको उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करके उनको इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपने शो को स्टैंडर्ड ब्रीड्स के मुताबिक लेवल पर लाकर इस्टेब्लिश करें। तो ये मेन कॉज थी जिसके लिए मैंने बाइकआउट किया। लेकिन उस बाइकआउट में आई थिंक साल 2 बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो मेरे फैंस थे और जो सपोर्टिव मेंबर्स थे, मैंने इंसिस्ट किया कि आपकी कॉज अच्छी है, इंफॉर्मेशन अच्छी है, बस इसका टाइटल जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें, आपके जो सा हॉबी से या आपकी जो कॉज से रिलेटेड, इसको नेगेटिव पैरामीटर में ना रखें। तो मैंने सिंस दैट पॉइंट आई थिंक 2017 का एंड था जब मैंने इसका नाम जो है चेंज कर लिया और बाइकआउट की बजाय इसका नाम प्योर पिजन ब्रीड्स क्लब रख दिया, क्योंकि स्पेसिफाई करता है कि हमारी कॉज सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ब्रीड्स के हॉबी से रिलेटेड है, ताकि आवाम में स्टैंडर्ड ब्रीड्स की अवेयरनेस बढ़े और अपने शौक के लिए भी वो कोई नई स्टैंडर्ड ब्रीड डेवलप करें। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ ये भी आते हैं कि थोड़ा सा लोगों को जो है वो एक्सप्लेन ये कर दें यहाँ पे कि एक तो ये कि हम लोकल ब्रीड्स को ब्रीड्स क्यों नहीं कहते। वैसे हम जनरली ये बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू में एक पहले सारा इंट्रोडक्शन चला जाए तो फिर हम एक डिटेल में बात कर सकें, ताकि कोई किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले तो एक थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दें हमें कि 3 तरह के जो हम फ्लायर्स की बात करते हैं, हाई फ्लायर्स हैं, मिड फ्लायर्स हैं, लो फ्लायर्स हैं, या उसके अलावा मजीद कैटेगरीज अगर ब्रीफली आप थोड़ा सा उसको बता दें हमें कि टम्बलर्स क्या हैं, नॉन टम्बलर्स क्या हैं, तो ज़रा आसानी हो जाए लोगों के लिए। जी ज़रूर।
जो अगर हम ओवरऑल देखें दुनिया भर में जितनी भी तरह की कबूतरों की ब्रीड्स पाई जाती हैं परफॉर्मिंग कैटेगरी की, यानी जो परफॉर्म करती है जो दुनिया भर में स्टैंडर्ड नस्लें हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की वैरायटीज अवेलेबल हैं, जिसमें टम्बलर कैटेगरी है एक परफॉर्मिंग कैटेगरी जिसमें तरह तरह टम्बलर ब्रीड्स हैं दुनिया में पाई जाती है, जैसे टकला टम्बलर्स हैं तुर्की के, इराकी हाई फ्लाइंग टम्बलर्स हैं, कुछ टम्बलर ज़्यादा टम्बल करते हैं, कुछ कम टम्बल करते हैं। इसी तरह अगर हम रोलर कैटेगरी में देखें, बर्मिंघम रोलर है यूके के और रेस रोलर्स हैं टर्की के, तो तरह तरह पार्लर रोलर जो ग्राउंड रोलर भी कहलाते हैं, ज़मीन पर रोल करने वाले बर्ड। तो बताने का मकसद ये है कि रोलर और टम्बलर कोई ख़ास ब्रीड नहीं है, ये कैटेगरीज हैं परफॉर्मिंग नेचर के हिसाब से किस तरीके से बर्ड परफॉर्म करता है। और रही बात लेवल्स की, तो मेन 3 आप कह लें कि कैटेगरीज हैं लेवल्स की, लो फ्लायर, मिड फ्लायर और हाई फ्लायर। अब लो फ्लायर जो उनका लेवल है इसमें आगे सब थ्रेशोल्ड्स है, कुछ जो उनसी ब्रीड है बिल्कुल छतों के लेवल पर उठती हैं, कुछ जो उनसी थोड़े से दरमियाने मैदान में चलती हैं, कुछ जो उनसी हैं आप कह लें कि थोड़ी बुलंदी पर जाती हैं जिसे 0 पॉइंट भी कहते हैं, चमकार कहा जाता है। तो वो सारी ये 3 जो लेवल्स हैं इन 3 लेवल्स में लो फ्लायर कैटेगरी की ब्रीड्स उड़ाई जाती हैं। अब होता ये है कि हमारे यहाँ पर इन तीनों हाइट्स में से जो छतों के लेवल पर उड़ता है सिर्फ उसे लो फ्लायर कहा जाता है, जो दरमियाने लेवल और चमकार में जाकर उठते हैं उनको हाई फ्लायर कह दिया जाता है। तो इस मुगालते के चलते टर्किश टुलापची और इस तरह की दूसरी बहुत सी जो लंबाई में चलने वाली लो फ्लायर नेचर के ब्रीड्स हैं उन सबको यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके सो कॉल्ड हाई फ्लायर का हॉबी क्लेम किया जा रहा है, जो कि रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट। उनमें जो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट होती है वो ये वर्टिकल उड़ान है, यानी हाइट वाइज उड़े, डिस्टेंस वाइज। अब हाइट वाइज उड़ने वाली अगर हम ब्रीड्स को देखें तो वो हमें रशिया जो रीजन है वेस्टर्न रशिया वहाँ की ब्रीड्स हैं, निकोलाई विस्की हैं और लिक हाई फ्लायर्स हैं, कुर्स्की हाई फ्लायर्स हैं। तो वो वर्टिकल उड़ान देते हैं बजाय इसके कि वो डिस्टेंस वाइज मूव करें, तो उनके लिए ज़्यादा मैक्सिमम हाइट गेन करना एक अंडरस्टूड। मिड फ्लायर कैटेगरी बहुत वास्ट कैटेगरी है, मतलब दुनिया में बहुत सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि नेटिवली रॉन्गली क्लेम की जाती हैं कि वो हाई फ्लायर ब्रीड्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो सी है वो मिड फ्लायर कैटेगरी की ब्रीड्स, और मिड फ्लायर कैटेगरी के बाद नीचे आ जाए तो फिर लो फ्लायर कैटेगरी की ब्रीड्स हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा उड़ते हैं और उस एरिया के लोगों की इतनी रिसर्च स्पैन नहीं होता कि वो दूसरी ब्रीड से कंपेयर करके कोई माइंड बना सकें, तो उन सबको आप कह लें कि कम इल्मी में उन सबको हाई फ्लायर क्लेम करके अपना हॉबी कर रहे होते हैं, तो जिसमें हमारी जो कम्युनिटी है सबसे आगे है माशाल्लाह। तो लेवल्स और कैटेगरीज दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ पर इन दोनों को कंफ्यूज कर दिया जाता है और लो फ्लायर और हाई फ्लायर ब्रीड्स मशहूर की जा रही होती हैं, जो कि फैक्ट बेस्ड बात। अच्छा, तो जो हाई फ्लाइट्स की हम बात करते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि वो 90 के एंगल पे ही उड़ने वाले कबूतर हों, या वो राउंडेड में उड़ सकते हैं? मिड की तो हमने बात की, लेकिन क्या हाई फ्लायर के लिए ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट वर्टिकल उड़ान करे? अगर वो सर्कुलर उड़ान भी करें तो उनकी उड़ान बहुत एरियल होनी चाहिए, डिस्टेंस साइज मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे लॉन्ग ओवल्स में या ऑर्बिट्स में मूव करना है ना, वो हाई फ्लायर की कैटेगरी को जस्टिफाई नहीं करते। इवन के अगर हम इराकी हाई फ्लाइंग टम्बलर सनाबर सरा को कहते भी हैं तो वो सिर्फ लोकल अवेयरनेस के लिए, अदरवाइज देखा जाए तो वो मिड फ्लायर कैटेगरी की ब्रीड है, जो मैक्सिमम भी आप कह लें कि टॉप मिड फ्लायर लेवल तक जा सकती है, मिड फ्लायर से टॉप मिड फ्लायर लेवल तक। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो अनाबर सराज उनसे है वो हाई फ्लायर ब्रीड है, वो हाई फ्लायर ब्रीड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं जिंडो पार्क उनको समझाने के लिए। वैसे भी यहाँ पे देसी हाई फ्लायर के नाम के ऊपर सदियों से इराकी स्टॉक बहुत पहले से उड़ाया जाता रहा है, जिसमें काफ़ी अरसा तो हुई है, जिनसे अनाबर सरा और इससे बने हुए जो इराकी टिप्पर्स हैं वो भी फेमस रहे हैं। तो देसी हाई फ्लायर का जो सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो मिड फ्लायर्स की गेम है। हाई फ्लायर तो इंडिया और दुनिया में पाकिस्तान में सिर्फ जिनको एक हम... ही ऐसी हाई फ्लायर। जी जी, आप कहिए कहिए, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ग्रीक बाउट्स हैं जिन्हें जी वुडा जी। पिजन भी कहते हैं,
जब उस कम्युनिटी से हमने इंटरेक्ट किया तो उन लोगों ने काफ़ी प्राउडली इस चीज़ को क्लेम किया कि उन लोगों ने ये जो वाउट्स या ग्रीक वाउट्स या बूटा पिजन जो बनाए, ये बेसिकली उन्होंने डोनक्स के साथ ऑर्लिक हाई फ्लाइट्स जो हैं उनका ओके जिनमें डोनक्स का ब्लड और उस नेचर की वजह से वो चाहे 90 डिग्री पर राइज तो कर जाते हैं स्पीड के साथ, लेकिन क्योंकि डोनक ब्लड है तो वो जल्दी ही नीचे आ गिरते हैं और उनके मुंह बहुत बहुत ज्यादा खुले होते हैं। तो वो एक फैंसी ब्रीड है जो हाई फ्लायर कैटेगरी में। उसके अलावा ऑर्लिक हाई फ्लायर्स और टुशिरिटी फैमिली की जितनी भी ब्रीड्स हैं, जैसे कुर्स्की हैं, निकोलाई हैं, ऑर्लिक की वैरायटीज हैं, वो सारे के सारे एंड्योरेंस फ्लायर्स हैं। तो इनका हम कोई रिकॉर्ड चेक कर सके कि इन्होंने कितनी लंबी अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड इनकी फ्लाइट्स मौजूद है? रशियन कम्युनिटी जो उनसी है बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से बाहर आती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, उनके सर्च इंजन, उनके सैटेलाइट्स डिफरेंट हैं, वो गूगल नहीं यूज़ करते। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ज़्यादातर वो कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं जो अमेरिकन लॉबी या इनसे इन्फ्लुएंस होकर टेक्नोलॉजी ले रही हैं, क्योंकि रशियंस की इनसे रेफरेंस चलती है तो उनके अपने ही सर्च इंजन हैं, अपनी ही वेबसाइट्स हैं। तो जहाँ तक उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो वहाँ पे 28 घंटे का इनका सिंगल प्रवास का रिकॉर्ड बना हुआ है जून के मंथ में। और रशियन समर ऑब्वियसली यहाँ की स्प्रिंग जैसा होगा, गर्म इलाकों की स्प्रिंग जैसी होती है, लेकिन इसके बावजूद 28 घंटे उड़ना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी बगैर डोपिंग ड्रग्स के। बर्ड में पोटेंशियल है तो वो उड़ा है ना, और इसी वजह से इराक में भी उनको उड़ाया जा रहा है। इवन इराक में बहुत गर्मी और खुश्क मौसम होता है, और उसके ऑपोजिट जाएं अगर हम, ये आप फिलीपींस जो है, फिलीपींस तक में उनको उड़ाया जाता है, इंडोनेशिया में उन्हें बहुत आइडियलाइज किया जाता है। तो हब्स वाले मौसमों में भी उड़ रहे हैं, गर्म खुश्क मौसम में भी उड़ रहे हैं, ठंडे मौसम में भी उड़ रहे हैं। तो कबूतर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मौसम में परफॉर्म करता है, बशर्त ये कि उसके ब्लड में परफॉर्म करने की एबिलिटी हो। टर्किश टुलापची है बेसिकली ये डोनक फैमिलीज। तो डोनक नेचर की जितनी भी ब्रीड्स हैं उनके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बना लिए जाएं, वो अगर गर्मी में अपने ब्लड की बेस के ऊपर 4-5 घंटे उड़ते हैं तो वो ठंडे मौसम में भी 4-5 घंटे ही उड़ेंगे। वहां पर जाकर इन ज्यादा उड़ाने के लिए फिर आपको वही नुस्खे पानी का सहारा लेना पड़ेगा जो यहाँ पर लिया जाता है। लास्ट में यही बता रहा था कि कबूतर एक ऐसा बर्ड है जो कि किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर जाता है। अगर उसके अपने ब्लड में पोटेंशियल है लंबे आवर्स उड़ने का, तो वो चाहे ठंडा मुल्क हो या गर्म मुल्क हो, वो हर जगह पे अडेप्ट कर लेगा। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि ऑर्लिक हाई फ्लायर्स जो उनसे एंड्योरेंस फ्लायर्स हैं, तो वो इराक की गर्मी में भी उस तरह ही उड़ते हैं, और फिलीपीन और इंडोनेशिया के हब्स के मौसम में भी उस तरह ही उड़ रहे हैं। जो रशिया का ठंडा मौसम है, विंटर ओरिएंटेड, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब सख्त कंडीशंस होती हैं बर्ड के लिए, वहाँ पे भी उस तरह से परफॉर्म करते हैं। और रही बात उन बर्ड्स की जो फैंसी नेचर के हैं या डोनक टाइप के एक्रोबैटिक ब्लड लाइन से बने हुए हैं, वो बर्ड्स उनसे हैं गर्म मौसम में जितना उड़ते हैं उतना ही वो ठंडे मौसम में भी उड़ते हैं, क्योंकि अगर वो ठंडे मौसम में ज़्यादा उड़ते तो जो यूके में इंग्लिश टिप्लर्स के रिकॉर्ड हैं वहाँ पर उनको वो जीत लेते, लेकिन यूके में वो नहीं जीत पाए, वहाँ पर इंग्लिश टिप्लर्स ही ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो क्लेम या ये जो असम्पशन है हमारी अवाम में कि जी गर्म इलाके का बर्ड है तो ठंडे इलाके में ज़्यादा उड़ेगा, ऐसा नहीं है। गर्म इलाके में अगर उसे डोपिंग ड्रग्स और नुस्खे पानी का सहारा लेकर उड़ाया जा रहा है, तो वो ठंडे इलाके में भी उन चीज़ों की बेस पर ही उतना उड़ेगा। मैं पूछ रहा था कि इतनी 8 से 10 साल की स्ट्रगल पे इतना सारा लोगों को अवेयरनेस देने के बाद लोगों की क्या इस वक्त जो है रिस्पांस आपको नज़र आता है टुवर्ड्स इस पूरी थॉट्स के ऊपर? क्या रिस्पांस है? रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि बहुत सी कम्युनिटीज़ जिनमें कुछ ब्रीड्स जो थी वो डेवलप हो रही थी या इनिशियल फेजेस में थी, उनके ऊपर इतनी अच्छी वर्किंग हुई कि वो वाकई ही लिजिट कम्युनिटी बेस उनके ब्रीड स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए, और लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आने से लोगों ने अपनी अपनी यूनिक क्वालिटी की ब्रीड्स को उतना ही ज़्यादा इन्हांस किया और उतना ही ज़्यादा इस्टेब्लिश किया स्ट्रांगली अपनी सोसाइटीज़ में। और जो ज़्यादा आप कह लें कि डिसपॉइंटिंग बात थी वो ये थी कि जिस सोसाइटी के
की अवेयरनेस के लिए ज़्यादा इस पे एम्फेसिस किया गया, उस सोसाइटी में लोगों की एक्सेप्टेंस उतनी ही कदरे कम रही, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर आप कह लें कि जो भेड़ चाल चली होती है उसको फॉलो करते हैं, बजाय इसके कि रियलिटी को एक्नॉलेज करें और इम्प्रूव करें। बाहर की जो नेशंस हैं उनके इम्प्रूव करने या ग्रो करने की मेन रीज़न ये है कि वो हमेशा रियलिटी को एक्नॉलेज करते हैं। ठीक हो गया। तो फिर ये अभी जो हम ब्रीड्स जिसके ऊपर आप भी और मैं भी अक्सर बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड ब्रीड्स नहीं है, तो उसमें जो हमारी वर्ल्ड फेमस जो चीज़ है, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ, फिर फर्दर जाके हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर कि किस ब्रीड में किस किस तरह के मिक्सेस हो सकते हैं। टेडी फॉर एग्जांपल, यहाँ की कम्युनिटी क्लेम करती है कि हमारा एक अपना स्टैंडर्ड है, कम्युनिटी है, हम पाकिस्तानी हैं और हम लोगों ने एक ब्रीड बनाई है, हम लोगों ने उसका स्टैंडर्ड रखे हैं। ये सारी बातों के बावजूद उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको ब्रीड रिकग्नाइज नहीं कर सकते? उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कोई एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है। हर बंदा उसकी डिफरेंट स्टोरी सुनाता है। आप मिस्त्री साहब का इंटरव्यू सुन लें, आप उसके बाद जो मर्चेंट आए जैसे चौधरी साहब हैं या दूसरे जितने भी हैं बड़े बड़ी फैमिलीज जिन्होंने इसको क्लेम किया कि जी हमने इनको इम्प्रूव किया है, और इम्प्रूव करने के नाम पे फिर अपनी दुकानदारी की, आप उनके इंटरव्यूज और क्लेम्स को देख लें, सभी के बर्ड्स में वेरिएशंस आपको इतनी ज़्यादा नज़र आएंगी कि वो कोई एक ब्रीड नज़र नहीं आते। में आपको उसका डिफरेंट वैरायटी नज़र आएगी। और ये नहीं कि पूरे सियालकोट में, वहाँ पे भी हर एक के घर में मतलब 2-4 घरों की एक ग्रुप होगा, उनके पास डिफरेंट तरह का सो कॉल्ड टैडी क्लेम होगा, अगले ग्रुप के पास डिफरेंट तरह होगा। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सिटी बेस के ऊपर, और फिर अगर उसे कंपेयर कर लिया जाए लाहौर के साथ, तो लाहौर में तो आपको पता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मियां नज़ीर वाले डिफरेंट हैं, मैरो वाले डिफरेंट हैं। जब इतने डिफरेंट हैं तो फिर एक ब्रीड कैसे क्लेम किया जा सकता है उससे? बिगेस्ट क्वेश्चन ये है। इसके लिए सही टर्म क्या यूज हो सकती है? क्या हम इसको डिफरेंट ब्रीड्स की मिक्स ब्रीड कह सकते हैं, स्ट्रेन्स कह सकते हैं, क्या कह सकते सहारनपुरी की स्ट्रेन्स कह लें। ओके, ठीक है। क्योंकि सहारनपुरी बहुत हद तक इनका जो कॉन्सेप्ट यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें कि जस्टिफाई करता है स्ट्रक्चर वाइज भी और परफॉर्मिंग नेचर के हिसाब से भी। अब जो मिस्त्री साहब के पास स्टॉक था, जो मिस्त्री फैमिली के पास जो बर्ड्स थे, रिमेंबर वो सहारनपुरी नहीं थे। तो जिन्होंने सहारनपुरी के साथ मिस्त्रियों का नाम टैडी लगाकर मशहूर किया है, उन्होंने वो फॉल्स क्लेम स्टार्ट से ही गलत क्लेम किया है। तो जो क्लेम ही गलत स्टार्ट से ही गलत आ रहा हो, उसको फिर कैसे एक्नॉलेज कर लिया जाए कि वो एक ब्रीड है, जबकि इत्तेफाक राय कहीं हो ही ना, कोई एक कम्युनिटी वाइज स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश ही ना हुआ हो। अभी तक शायद किसी भी कोई ऐसी चीज का अभी तक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं। क्या कहते हैं आप? फ्लायर्स में खास तौर पे, जिनको हम हाई फ्लायर्स कहते हैं। नहीं, लाहौर जो है, लाहौर नामी एक फैंसी ब्रीड है जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हुई है, और अगर हम उसको कंपेयर करें उसके एंसेस्टर ईरानियन इस्फहानी लोकल टम्बलर्स के साथ, तो स्ट्रक्चर का बहुत क्लियर डिफरेंस है और एबिलिटी का भी, क्योंकि इस्फहानी जो है वो लो फ्लायर लेवल पर लंबे लंबे चलते हुए उड़ते हैं और थोड़ी देर तक परफॉर्म करते हैं, जबकि लाहौर जो है बिल्कुल ना होने के बराबर उड़ते हैं। मतलब उनका उड़ने से ताल्लुक ही नहीं, एग्जीबिशन क्लास के लिए एस्टैब्लिश हुए हैं और स्ट्रक्चर में भी बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट डबल साइज के होते हैं। तो जब इस तरह की वर्किंग होती है तो वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज होती है, पूरी दुनिया में लाहौर के नाम से जानी जाती है, फिर चाहे यूरोप, अमेरिका में रखी, ऑस्ट्रेलिया में। और एक ब्रीड है जो रिसेंटली एक्सप्लोर हुई है, ये जो केपी साइड पे है, सवार के लो फ्लाई टम्बलर्स हैं, फैंसी नेचर के, शॉर्ट वीक हैं बिल्कुल, जो कि समहाउ रोलिंग नेचर टम्बलिंग हॉबी के लिए एस्टैब्लिश हुए हुए वहाँ पर। बट एनी हाउ जो भी चीज़ है एक डिफरेंट चीज़ है और वो नज़र आती है थ्रू आउट दैट कम्युनिटी, एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश। इसी तरह मिसाल के तौर पर लेकर अगर हमारे यहाँ पर आसमानी शो का जो क्लेम किया जाता है, इसमें भी कोई डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की जाएँ तो पूरी सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर और एक फ्लाइंग पैटर्न रखती है, ये ना हो कि हर घर में चेंज होता हो, तो डेफिनेटली वो यहाँ की नई ब्रीड्स के तौर पे एक्नॉलेज होंगे। ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन और जो बहुत ज्यादा लोग मुझसे भी करते हैं, वो कहते हैं यार अली भाई जो है वो तो ईरान और इराक से कबूतर लाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के चक्कर में नहीं ये भी नहीं, थोड़ा सा क्लियर करेंगे देखिए क्या है। हमने क्या लाकर इंट्रोड्यूस करवानी है, दुनिया भर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर हर साल इंपोर्ट होती हैं। अब जो नेदरलैंड दो फ्लाइट टम्बलर्स हैं वो तक यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ रेफरेंस के तौर पे, अगर लोग विजिट करना चाहें तो कराची के एक मर्चेंट है सैयद अवैस बिलकरामी, उनका ज़रा आईडी सर्च कर लें, उनके यूट्यूब चैनल सर्च कर लें। बेतहाशा फैंसी ब्रीड्स है जो दुनिया भर से वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि हमने ला के इंट्रोड्यूस करवा देनी है, ये बिल्कुल एक बायस किस्म का कमेंट है जो उन लोगों की तरफ से आता है जो रियलिटी का एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। और इस पूरे प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है, जो मेरा भी रहा है, वो मैं आपका भी उसके साथ ही कनेक्ट करता हूँ, वो बिल्कुल सिर्फ ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस देना कि हमारे पास किस किस तरह की चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं और उसमें से हमें सही चीज़ कैसे निकालनी है। ऐसे ही है। बिल्कुल यही चीज़ है। बल्कि देखें, जब एक चीज़ प्री एस्टेब्लिश्ड है कि दुनिया भर से यहाँ पे स्टैंडर्ड नस्लें आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, तो आप इंपोर्ट करने के बाद उन चीज़ों के ऊपर अगर कुछ वर्किंग करते हैं तो उनका एटलीस्ट उनसे जो चीज़ भी बनाए वो स्टैंडर्ड लेवल की बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने इंग्लिश टिप्पर का एक यूनिक किस्म का क्रॉस बनाया जो उसके बकौल एक डिफरेंट चीज़ है जो पहले से दुनिया में एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, अब उसकी इनोवेशन जो सी है उसको हम अगर सपोज वो 10 बंदों को बेचता है वो चीज़, वो 10 बंदों को चाहिए कि उसको एज इट इज़ ही रखें। ये नहीं कि 10 के 10 बंदे जाके उनमें अपने 10-20 तरह के क्रॉस ऐड कर लें और फिर बाद में क्लेम यही किया जाए कि जी हमने नई चीज़ बनाई थी, क्योंकि वो एक चीज़ तो रहेगी नहीं। हमेशा दुनिया में क्रॉस से जितनी भी नई चीज़ें बनी हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड ब्रीड्स का क्रॉस होता है और उसके बाद उस यूनिक हाइब्रिड या क्रॉस चीज़ को उसके ओरिजिनल जो यूनिक ट्रेड होता है उसके ऊपर मेंटेन रखा जाता है। ये नहीं किया जाता कि उसमें नॉन स्टॉप क्रॉसिंग शुरू कर दी जाए और एंड पे कुछ मिले ना। मतलब किसी का टेडी जो सा जोड़ा लगे तो आधे बच्चे लोकल लेवल पर चल रहे हों, आधे मिड पे, आधे कुछ एक आध आसमान में जा रहे हों, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा है कि इवन आप एक पेयर लगाते हैं, उस पेयर के अंदर से सवाल ही पैदा नहीं होता कि 10 बच्चे एक स्ट्रक्चर के निकलें। उसकी वजह है कि इतनी मिक्सेस इन्होंने कर दी हैं उसमें कि आप ढूंढते रहेंगे कि पता नहीं बाप पे क्या की है या पीछे कुछ और कहानी चलती है। तो लास्ट रहे थे रिगार्डिंग ब्रीड का कलर से क्या ताल्लुक है, तो मैं चाह रहा हूँ आज यहाँ तक इसको एंड करते हैं, फिर हम फर्दर इसके ऊपर आगे करते हैं। बेसिकली कलर जो है किसी एक ब्रीड में चंद एक कलर्स से लेकर सैकड़ों कलरों तक डाइवर्स हो सकता है या एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये कहना कि जी जॉन्सरों में से काले बर्ड क्यों बन रहे हैं या कालों में से जॉन्सर क्यों बन रहे हैं, तो ये इररिलेवेंट सी बात है। कलर कभी भी किसी ब्रीड को स्पेसिफाई नहीं करता। इसकी डेकोरेशन के लिए मेंटेन ज़रूर किया जा सकता है कि कुछ लोगों को कुछ ख़ास तरह की कलर मार्किंग्स पसंद होती हैं, लेकिन ये कहना कि वो ब्रीड को डिफाइन करती हैं हर किस नहीं। सेम तरह के कलर्स दुनिया में बेतहाशा नस्लों में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ब्लू कलर की एग्जांपल ले ली जाए, बहुत कॉमन कलर है, वो जंगली कबूतरों में भी है और पालतू कबूतरों में भी है। तो क्या पालतू कबूतर जंगली बन जाते हैं क्या, या उनमें से बच्चे जंगली निकल आते हैं? हरगिज़ नहीं। मतलब जितनी भी पालतू नस्लों में ब्लू कलर है वो जिस ब्रीड स्टैंडर्ड से रिलेट करता है वो उस तरीके से ही परफॉर्म करेगा। तो उसकी नस्ल की पहचान में उसका जहाँ बॉडी स्ट्रक्चर है यूनिक किस्म का, उसका यूनिक फ्लाइंग स्टाइल भी है। कलर कभी भी नस्ल की पहचान नहीं होता, उसकी डेकोरेशन का ट्रेड होता है जो एग्जीबिशन के लिए यूज़ हो सकता है, ब्रीड को डिफाइन नहीं करता। तो जो लोग कहते हैं कि जी हमने कभी निकलते देखे नहीं, उनके आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि अगर उन्होंने डिटेल में स्टडी किया हो स्टैंडर्ड नस्लों को तो कभी भी वो नस्लों को रंगों से ना पहचाने।